कोई एनजीओ एंटरप्रेन्योरशिप करने में भी हेल्प करता है? जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, ये सारे एनजीओ हैं। आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, लेकिन वो जो पैसा है जो कमाया आपने लास्ट में बच रहा है वो आपका नहीं। तो जब वो आप लोगों अपनी कॉस्टिंग के लिए क्या कर रहे होते हो कि आप लोग इनको पे कर रहे हो? जो आप सोच नहीं, कैन यू बिलीव कि एनजीओ शेयर मार्केट में हो सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल है तो शेयर मार्केट कैसे हो सकता है? तो एनजीओ आज शेयर मार्केट में है। जब आप एनजीओ की बात करने लगते हो तो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनका काम ही बेईमानी करने का है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियो का एक और पॉडकास्ट। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आत्मनिर्भरता क्या होती है, ये सब जानने के लिए किस तरीके से आप लोग अपना धंधा चालू कर सकते हो, काम चालू कर सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो, इन सब में क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे फंडिंग्स अरेंज होती है, क्या फंडिंग प्रॉब्लम्स होती है, किस तरीके से आप किसी एनजीओ की हेल्प ले सकते हो, कौन सी एनजीओ आपको हेल्प कर सकती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती है, ये सब जब हमको बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं प्योर इंडिया ट्रस्ट से प्रशांत पाल जी, जो हमको बताएंगे किस तरीके से हम लोग एनजीओ की हेल्प लेके अपने आप को एक आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो वेलकम प्रशांत पाल जी इन कुदरत स्टूडियो। थैंक यू सो मच। प्रशांत सर, एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है हर किसी के मन में कि क्या कोई एनजीओ एंटरप्रेन्योरशिप करने में भी हेल्प करता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है अमर जी, और मैं उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। और मैं ये चाहता हूं कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो कई बार क्या होता है, आप एनजीओ का जब नाम सुनते हैं तो एनजीओ का मतलब हो gया कि आपने डोनेशन लिया और लोगों को खाना खिला दिया, किसी को कुछ कंबल बांट दिए, मतलब इतना सा काम करना है, मतलब सिर्फ गरीब लोगों के लिए काम। लेकिन एनजीओ एक बहुत बड़ी टर्म है और एक्चुअली इसके साथ आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, बाबा रामदेव का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो पतंजलि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एनजीओ है। अच्छा, पतंजलि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनजीओ में? यस। तो जो लगभग 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, जिसकी इंडिया की और मैं बोलता हूँ वर्ल्ड की बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज में आती है। अमिटी यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, ये सारे एनजीओ हैं। कैन यू बिलीव इट? बस ये कि जितनी भी ये बड़े बड़े नीरजा मोदी, डीपीएस और बड़े बड़े स्कूल हैं, ये सब सेल्फ सस्टेन्ड मोड पर काम करते हैं, क्योंकि वो फीस चार्ज करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, बट दे आर ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर ऑल नॉन प्रॉफिटेबल। एब्सोल्युटली, जो लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल नहीं पता, ये तो आपसे पता लग रहा है आज। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनजीओ के अंदर आप वो काम कर सकते हो, एक साइकिल बनाने से लेकर आप चाहें तो एनजीओ के अंदर एयरक्राफ्ट भी बना सकते हो। ओके, दिस इज व्हाट इज द ब्रॉड स्कोप ऑफ एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब सिर्फ क्या है, देखिए, आप जब अपना कोई काम करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है कि इस कंपनी से मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, लाखों रुपए कमाऊं, और वो कंपनी के आप मालिक हो, तो जो भी प्रॉफिट कमाया वो आपका है। बिल्कुल, यही तो पर्पस होता है। एनजीओ में भी यही करना है कि आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, लेकिन वो जो पैसा है जो कमाया आपने लास्ट में बच रहा है वो आपका नहीं, वो समाज का है। तो उस पैसे को वापस समाज में लगाओ। ओके। तो ये एक डिफरेंस है एनजीओ और एक कंपनी के अंदर। तो प्योर इंडिया ट्रस्ट ने भी यही थीम फॉलो करी कि हम पैसे से लोगों की मदद करेंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। ऐसे लोग, देखिए, आप अगर किसी को खाना खिला दो एक बार, तो आपका, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि आपके लिए वो 3 या 4 घंटे तक ग्रेटिट्यूड रहेगा, थैंक यू बोलेगा। लेकिन अगर आपने उसको खाना कमाने के लिए लायक बना दिया, खुद का रोजगार दे दिया, तो जिंदगी भर लाइफ टाइम का बनेगा वो। करेक्ट। तो ये थीम पर प्योर इंडिया ट्रस्ट काम कर रहा है। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है एनजीओ के माध्यम से। क्या इसमें कोई क्राइटेरिया होता है कि किस तरह से आप लोगों की हेल्प करोगे? जैसे सपोज करो मेरे पास 100 ऑफ पीपल्स आ गए, तो 100 ऑफ पीपल्स की हेल्प करना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सबका सेम माइंडसेट नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो किस तरह के माइंडसेट के लोगों की आप हेल्प कर सकते हो? जो आपके पास आ रहे हैं उसमें आप क्या क्वालिफिकेशंस देखते हो, क्या क्राइटेरिया ढूंढते हो? तो ये, क्योंकि एनजीओ जो है बहुत सारे तरह के हैं,
कुछ लोग खाना खिलाने वाले होते हैं, कुछ एनिमल्स के लिए काम करते हैं, कोई इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, कोई स्किल पे काम करते हैं। तो हम जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे लिए हमने क्राइटेरिया फिक्स करा है कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे। ओके। महिलाओं में भी हम कोशिश करेंगे हाउसवाइफ की काम मदद करेंगे, जिनके लिए जीवन यापन करना जरूरी है, अपने घर को चलाना जरूरी है। तो हम जब बोलते हैं कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो हम ऐसी महिलाओं को ढूंढते हैं जो शादी से पहले मान लो उन्होंने कोई पढ़ाई करी, कोई स्किल अटेन करी, लेकिन शादी के बाद परिस्थिति ऐसी हुई कि वो घूंघट में रह रही हैं, घर का ही काम कर रही हैं, बट स्टिल दे हैव 4-5 आवर्स इन द डे कि जिससे वो कोई प्रोडक्टिव काम कर सकती हैं। जैसे वो सिलाई कर सकती हैं, पार्लर कर सकती हैं, सब्जी की दुकान करा, टिफिन का काम कर सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं। आटा चक्की की मशीन से वो लोगों को पीस सकती हैं और उससे पैसे कमा सकती हैं। तो इस काम में हम ऐसी महिलाओं को ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कि कौन महिला डिजर्विंग है। अब एक गांव में एक तरह का एक ही बिजनेस जैसे हम प्रमोट करते हैं, तो अब एक गांव में अगर 10 लोगों को सिलाई मशीन दे दो तो सबको काम नहीं मिलेगा। कंपटीशन इंक्रीज कर दिया, कंपटीशन, और फिर इतनी डिमांड नहीं है। तो आप एक महिला को दोगे तो वो गांव में 1000 लोग हैं, तो 1000 में से कुछ लोग तो उससे कपड़े सिलाने आएंगे ही। तो हर महिला जो पहले कुछ नहीं कर रही थी, अब कम से कम 3-4-5 हजार रुपए पर मंथ प्रॉफिट कमाएगी, कुछ तो कर रही है। तो इस तरह से वो आत्मनिर्भर बनने लगी। ऐसे ही आज तक हमने 5500 से ज्यादा महिला उद्यमी बनाए हैं और लगभग 80 अलग अलग तरह के बिजनेस सपोर्ट करें। 80 टाइप ऑफ बिजनेस हम ये भी है, क्योंकि अगर आप सब कुछ अपनी तरह का ही दोगे, मान लो आप बोलोगे चलो सब ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ले लो, चलो सब फार्मिंग की ट्रेनिंग ले लो, चलो सब आप ड्राइविंग सीख लो, सारे लोग एक ही काम करो, तो सबको एक तरह का रोजगार नहीं मिलेगा। हर किसी की चॉइस अलग अलग है। रेस्टोरेंट में जाओगे तो कोई पनीर टिक्का खाएगा, कोई दाल फ्राई खाएगा, तो यू शुड हैव ए मेन्यू। अच्छा, वो भी डिपेंड करेगा कि उनका माइंडसेट कैसा है। एब्सोल्युटली, उसके अंदर क्या स्किल है, उसके अंदर क्या स्किल है। तो अब एक जैसे हमारे एक महिला है हमारी, वो बोलती है सर मेरे हस्बैंड का कारपेंटर का काम था, ठीक है, तो मैं उनके पास आती थी तो देखती थी कारपेंटर का काम कैसे चलता है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, नाउ आई एम हेल्पलेस, तो कैन यू हेल्प मी रन ए कारपेंटरी बिजनेस। तो आप सोचो, जो आदमियों का काम है उस काम को भी महिला कर रही है। इलेक्ट्रिक की दुकान है, ई रिक्शा रिपेयर का काम महिला कर रही है। कैन यू बिलीव इट? दैट्स व्हाट वी हैव डन। झाड़ू बनाने का काम महिलाएं कर रही हैं, कॉस्मेटिक का काम कर रही हैं, टिफिन सेंटर तो महिलाओं का फेवरेट है, वो काम करती हैं। तो इस तरह से 80 से ज्यादा तरह के बिजनेस हमने सपोर्ट किए हैं। और उन बिजनेसेस में जो महिला पहले कुछ नहीं करती, हमारी कुछ महिलाएं ऐसी गिनी चुनी, बहुत ज्यादा नहीं है, जो 70-75 हजार रुपए पर मंथ प्रॉफिट कमा रही है, जिन्होंने अपने हस्बैंड के काम छुड़ाकर अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर लिया उनको। ऐसे भी बिजनेस, तो ये बात कर रहा हूं कि किस तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ऐसे प्योर इंडिया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो ऐसे लोगों को स्किल देकर, अलग अलग तरह की स्किल देकर वो उनके यहाँ पर ही उनको एम्पावर कर रहे हैं। ये तो एक आपने जो बात बताई है ना कि एनजीओज एंटरप्रेन्योरशिप निकाल रहे हैं, मतलब एक ह्यूमन को, एक पर्सन्स को, चाहे वेदर शी इज अ हाउसवाइफ और समवन एल्स, उनको आप एंटरप्रेन्योर बना रहे हो, आप उनको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हो, तो ये तो रियली अप्रिशिएटेड है सर। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग कि एक एनजीओ ये काम कर सकता है। एनजीओ हमारी नज़र में जो होता है कि खाना मिल जाएगा, बच्चों की हेल्प कर देंगे, 1 महीने की स्कूल की फीस एक आदमी दे देगा, 1 महीने की स्कूल की फीस एक आदमी दे देगा, उस तरीके से रन करते हैं हमारी नज़रों में एनजीओ। लेकिन आज अब आपने हमारा विजन चेंज कर दिया इस चीज़ को देख के। सेकेंड थिंग सर, जब आप लोग इनकी हेल्प कर रहे होते हो तो डेफिनेटली आप लोगों की भी कॉस्टिंग आ रही होती है कहीं ना कहीं। तो जब वो आप लोगों अपनी कॉस्टिंग के लिए क्या कर रहे होते हो कि आप लोग इनको पे कर रहे हो, आपकी कॉस्टिंग कैसे मैनेज कर रहे हो उस ड्यूरेशन में? अलग अलग तरह के फंड रेजिंग, एक हो गया कि आप इंडिविजुअल लोगों से पैसे ले लो, ठीक है, दान ले लो, मंदिर में जैसे लोग दान दे जाते हैं आप कलेक्ट कर। दूसरा हो गया आप जो है मेंबर बनाकर उनसे हर महीने मेंबरशिप ले सकते हो। तीसरा मोड है कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% देना ही देना है सोशल वर्क के लिए, तो वो सरकार का कंपल्सन है, तो आप उस CSR का फायदा उठाओ। तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए CSR का अवेलेबल है, जिसको लोग लेने वाले नहीं है और जो एनजीओ को ही मिलेगा पैसा। तो वो पैसे भी आप ले सकते हो और प्योर इंडिया ट्रस्ट उसमें से लेता है काफी,
ठीक ठाक पैसा। इसी के साथ साथ एक और भारत सरकार ने बहुत ही अजीब चीज की है जो आप सोच नहीं, कैन यू बिलीव कि एनजीओ शेयर मार्केट में हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल है तो शेयर मार्केट कैसे तो हो सकता है? एनजीओ आज शेयर मार्केट में है कैसे? और प्योर इंडिया ट्रस्ट शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है। हम लोग हिंदुस्तान के टॉप 36 एनजीओ में आते हैं जहां हमारा नाम रजिस्टर्ड लिस्ट में है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। भारत सरकार ने एक नया रूल बनाया है, नई एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों से पैसे मांगते रहते हो, बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है आप बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, और आपका जो काम है, मान लो आपको इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज करना चाहते हो जिससे बहुत कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएंगे, प्लांटेशंस की संख्या बढ़ जाएगी, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो सकता है, हेल्थ का काम हो सकता है, मतलब लार्जर इंपैक्ट इन द कम्युनिटी ऐसा होता है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएससी और एनएससी हैं उनके साथ रजिस्टर करके उनका जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रोग्राम है उसका हिस्सा बन के आप वहां प्रोजेक्ट डालकर आप फंड रेज कर सकते हो। ऐसे लोग जो सोशल मार्केट में फंड इन्वेस्ट करते हैं डीमैट के थ्रू, तो वो लोग आपको शेयर के थ्रू पैसे दे सकते हैं। तो ऐसे आज तक अभी तक 11 या 12 ही एनजीओ हुए हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से पैसा उठाया, और ये प्रोग्राम अभी 1.5 साल पहले ही शुरू हुआ है। ओके। तो ये भी एक तरीका है। तो लोग आप पर अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको पैसे की कमी नहीं है। तो आपने जो पहला सवाल था कि आप भी पैसे कहां से चलाते हो, तो हम क्या करते हैं, जब हम ये बनाते हैं, एक कोई कंपनी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि भाई हम 500 लोगों को स्किल देंगे, या हम 10,000 बच्चों को करियर गाइडेंस करेंगे, या हम 5,000 पेड़ लगाएंगे, तो उसमें जो खर्चा होता है, पेड़ लगाने का खर्चा हुआ, पानी का खर्चा हुआ, खाद का खर्चा हुआ, लोगों की मजदूरी का खर्चा हुआ, ये सब बनाने के बाद हमने खर्चा लगाया और हम कंपनी को बोलते भाई देखो ये सब काम करने की हमें मेहनत लग रही है, तो हम 8-10% जो है इसका 10% हम अपना एडमिन चार्ज करेंगे। तो कंपनी बहुत खुशी खुशी आपको पैसे देती है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप 10% लेकर आप काम करो, लेकिन जो पैसा हम समाज के लिए दे रहे हैं उसमें बेईमानी मत करो। बेसिकली ना सर, एक कॉमन पीपल के माइंडसेट होता है कि जैसे सपोज आई हैव टू डोनेट सम मनी, करेक्ट, तो वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा, या पता चले वो एनजीओ के पास ही रह गया, मैंने कपड़े भेजे तो कपड़े पहुंचे नहीं हो, मैंने खाना भेजा खाना पहुंचा नहीं हो, मैंने फंडिंग करी फंडिंग पहुंची नहीं हो। तो उस ट्रांसपेरेंसी को कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, अगर एक बच्चा अपने फादर पर ट्रस्ट कर रहा है तो फादर जो बोलेगा वो काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका ट्रस्ट किसी बच्चे पर फादर का ट्रस्ट नहीं है, तो कि भाई मेरे को 1,000 रुपए चाहिए, और वो अगर 5th क्लास का बच्चा है, 1,000 क्यों चाहिए भाई, बिल्कुल, जबकि वो दे सकता है। तो यहाँ ट्रस्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एनजीओ को मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपको अगर 1 रुपए किसी से लिया आपने, तो उस 1 रुपए का एक एक पैसे का हिसाब आप उन आदमियों को दिखाओ। अगर मान लो आपने 100 लोगों से मिलकर 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, अब आप क्या सोचो, जैसे ही आपके पास 1 लाख रुपए आए, अरे ये तो मेरे हो गए अब, और आपको अपनी मर्जी उससे मालिक बन जाते हो, अपनी मर्जी से खर्च करते हो, नहीं करते हो। तो जो 100 लोग हैं ना, वो मन में सोचते रहते यार हमने पैसे दिए थे, इसने क्या करा उसका। तो आपके लिए सबसे जरूरी है उस पैसे को जब आप खर्च कर रहे हो उसका पूरा लेखा जोखा रखो, और 100 लोगों को इन्वाइट करो, उनको बताओ कि अच्छा आपके पैसे से हमने देखो इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने एनिमल वेलफेयर की एक्टिविटीज करी, ये प्लांटेशन करा, और आप जब चाहे आकर देख सकते हो। तो जब लोग आंखों से देखेंगे तो ट्रस्ट बनेगा। तो हम हमारे जितने भी काम हैं उन सभी कामों के अंदर एक एक चीज, एक एक स्टेप पर, तो जैसे हमारी डेली रिपोर्टिंग होती है हमारे डोनर्स को, हमारी वीकली रिपोर्टिंग होती है, मंथली हम पूरी एक रिपोर्ट बना, लोग जनरली एनजीओ क्या करते हैं 3-4 साल में एक रिपोर्ट बनाते हैं और भेजते हैं डोनर को। हम हर महीने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, 1-1 रुपए का हिसाब उनको देते हैं, उनको बोलते हैं आप हमारे ऑफिस में आओ या हमें अपने ऑफिस में बुलाओ और 1-1 रुपए का हिसाब हमसे पूछो। एज अ कॉमन मैन, अगर मैंने आपको सपोज 1 लाख रुपीज डोनेट कर दिया, जो नॉर्मल पीपल की थिंकिंग है, अभी अपन ग्राउंड से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया, आपने मेरे को 1 लाख रुपए का हिसाब दे दिया, बट हाउ आई वैलिडेट कि वो 1 लाख रुपए उस जगह गया है या नहीं गया? जो एंड बेनिफिशियरी है, अगर उसकी डिटेल डोनर के साथ शेयर करने में अगर आपको कोई संकोच नहीं है तो ट्रस्ट होगा। तो हम मैं बहुत सारे लोगों को यही बोलता हूं, आप जिसको बेनिफिट दे रहे हो उसका डिटेल डोनर के साथ डायरेक्ट शेयर करो,
उसकी कनेक्शन डायरेक्ट बनाओ। तो हम क्या करते हैं, मान लो हम सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं कोई चीज, तो उनको पता, मान लो ये चलो 1 लाख रुपए जो तो बड़ा अमाउंट है, मैं बोलता हूँ किसी ने 500 रुपए पर मंथ भी आपको दिए, तो आप 500 रुपए हर बार तो वो आपसे रिपोर्ट नहीं मांगेगा, आप भी नहीं, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व करता रहेगा। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू, आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू, आपकी फेसबुक के थ्रू, तो उन सब चीजों में जब आपको हर बार वो देखेगा यार इसको ये अच्छा काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा, अच्छा कर, तो उसका मन करेगा आपको बार बार देने का। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि यार ये ठीक नहीं कर रहा है, तो वो धीरे धीरे आपसे साइडलाइन हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एक एनजीओ है जो प्लांटेशन करता है और आपकी एनिवर्सरी है, आपने उनको 800 रुपए एक पौधे से पेड़ बनाने के लिए आपने दिए, तो वो एनजीओ कहां पर पेड़ लगा रहा है, क्या आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी आप जाकर वैलिडेट कर सकते हो? मान लो कि वो पौधा जो लगाया वो लगने से पहले ही मर गया, क्या वो उसको रिप्लेस करने की भी आपको गारंटी दे रहा है? क्या उस जगह की जियो टैगिंग आपको दे रहा है कि भाई मान लो 2 साल बाद, 3 साल बाद भी आप जाकर उसको देख सकते हो? तो उतनी ट्रांसपेरेंसी अगर आपको मिलेगी तो आप क्यों नहीं उस पर ट्रस्ट। सर अगर उतनी ट्रांसपेरेंसी हमको मिल गई या इनको मिल गई जो देखने वाले हैं, तो ये वो 500 रुपए पेड़ लगाने के नहीं, फिर उसमें खाद डालने के, उसमें पानी डालने के, उस बंदा जो डाल रहा है उसकी सैलरी तक ये लोग पे कर सकते हैं, बट उतनी ट्रांसपेरेंसी। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि प्योर इंडिया ट्रस्ट का इत्तेफाक है कि हमने नाम प्योर रख दिया। हमारा कोई प्लान नहीं था, प्योर से कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, और जब नाम ही प्योर इंडिया हो गया तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा हो गई। तो हम जिस भी महिला को अगर अंडमान निकोबार में भी हमने एम्पावर किया है, तो उसका मोबाइल नंबर, उसकी जियो टैगिंग हम डोनर को देते हैं, चाहे डोनर यूएस में बैठा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो हर महीने 10,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं हमारे अकाउंट में विदाउट आस्किंग एनीथिंग। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देते रहते हैं, या जब भी उनका मन करता है तब देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट हो गया कि प्रशांत पाल या प्योर इंडिया ट्रस्ट ने जो काम किया है वो पूरा होगा। तो इस तरह का ट्रांसपेरेंसी जब डेवलप कर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में, कोई पूछता है उनको जाकर कि कितना पैसे आपको मिले? अक्षय पात्रा से किसी ने जाकर पूछा कि कितने पैसे आपको मिले? नहीं हो सकते। आप जयपुर फूड्स जो आर्टिफिशियल फूड्स बनाते हैं लोगों के लिए, उनसे पूछा इनके पास कितना पैसा आता है? यू कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बन गया इनके ऊपर कि भाई ये रियल में सेवा कर रहे हैं लोग। लेकिन केवल ट्रस्ट बन जाना, मैं एज अ कॉमन मैन और एज अ इंडिविजुअली मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगा कि अगर मेरा ट्रस्ट बन गया तो मैं आंख बंद कर लूं। जो हमारे फोरफादर्स ने हमको शिक्षा दी है, अंधा ट्रस्ट तो बनता ही नहीं है, या अंधा ट्रस्ट तो किसी रेगुलर आपको देखते रहे, देखना पड़ेगा ना। ऑब्वियस ही बात है, आज मैंने मेरा बिजनेस सेटअप कर दिया या आज मैंने मेरा कुछ और सेटअप कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, अगर मैं मेरे एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं दूंगा, आज मैं मेरा लैपटॉप ही ओपन नहीं करूंगा, तो क्या वो रन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं रन। वो एक जगह आके स्टक हो जाएगा, सबको वही चीज दिख रही होगी। तो ब्लाइंड ट्रस्ट, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, ठीक है सर। एक इसके साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन और बनता है लोगों के दिमाग में, जब आप एनजीओ की बात करने लगते हो तो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात पूछी आप। मतलब जब भी लोग एनजीओ के बारे में बात करेंगे ना, चाहे मैं ही करूं किसी से या रैंडमली कोई किसी से बात करने जाए, तो जब हम बात करते हैं तो दिमाग में एक छोटी सी चीज क्लिक होने लग जाती है, दैट एनजीओ है तो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का पैसा वही लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपन इतना डील, लेकिन ऐसा कुछ कनेक्ट करते हैं। तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? ये चीज कैसे अपन लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं? देखिए अभी मैं इसके लिए ना, एक तो मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पहले क्या होता था, एनजीओ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। एक बार एनजीओ बना लिया मतलब आप कुछ भी करो, ठीक है, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। एक बार आपको टैक्स बेनिफिट के लिए ATG 12A सर्टिफिकेट मिल गया तो आप जितने चाहे लोगों को दे सकते हो, कोई पूछता भी नहीं। मतलब वो उसने डोनेशन दिया नहीं दिया इसकी कोई जरूरत नहीं, रसीद दे दो आप उनको। अच्छा, दैट्स व्हाट पीपल वुड। आप कैन यू बिलीव, लोग सैलरी में से बोले चलो मैं 1 लाख रुपए का मेरा टैक्स बन रहा है, मैं 1 लाख रुपए आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, आप मुझे 1 लाख रुपए की रसीद दे दो और 10 रुपए रखकर 90 रुपए मुझे वापस दे दो कैश में। दिस इज व्हाट ब्लैक टू व्हाइट, दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजों को, एक तो डिजिटल इनिशिएटिव जो भारत का इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया, उससे बहुत कंट्रोल हुआ है। तो अभी जैसे आप अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं, आप किसी को PR एजेंसी का काम कर रहे हैं, तो आपका वो
टीडीएस काटेगा? बिल्कुल तो काटेगा। टीडीएस काटेगा तो टीडीएस जमा कराएगा सरकार के इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो ऐसे ही जब आप मुझे डोनेशन दोगे तो मेरे डोनेशन का आजकल टीडीएस भी कटता है, मतलब उस पैसे को मुझे 10BD फॉर्म भरना पड़ता है, फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट से एक रसीद निकलती है, वो मैं आपको दूंगा, वो रसीद ही मानी जाएगी। एक तो कि ये इससे बेनिफिट मिला है। तो कहीं ना कहीं एक तो सरकार ने डिजिटल इनिशिएटिव के थ्रू हर चीज को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। एनजीओ के ऊपर कंट्रोल कर दिया कि 2 रुपए से ज्यादा, 2000 रुपए से ज्यादा का कैश डोनेशन वो नहीं ले सकते एक आदमी से एक साल में। कैश तो बिल्कुल जीरो ही कर दिया इन्होंने। कर दिया है। 100% ट्रांजेक्शन बैंक से ही होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी कर दी हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनका काम ही बेईमानी करने का है, तो वो ऐसे वही एनजीओ कर पाएंगे काम जिनके पास कैश डीलिंग होती है। हाँ, क्योंकि बिना कैश के अकाउंट टू अकाउंट तो आप कैसे दिखा सकते तो हो? अब जैसे कौन हो सकता है, मैं आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इसमें सब कैश में डोनेशन आता है। अगर उनका कंट्रोल सही है, कहीं ना कहीं देवस्थान विभाग इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जितना कैश हो रहा है रोज काउंटिंग होती है, सही जमा हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका अगर कोई देखभाल नहीं है तो वो कैश में जो पैसा जाएगा वो 2 नंबर और 1 नंबर में हो सकता है, लोग करते हैं। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछो, क्योंकि मैं इस सेक्टर में हूं, जो काम आज से 5 साल पहले होता था उसके कंपैरिजन में ये लगभग 80% कम हो गया है। लेकिन मैं तो अगर ये मानता हूँ, अगर 80% इस पे रोक लग गई है तो अपनी नजरों में तो 100% ही हो गया है। बिकॉज जो 20% है वो तो वैसे भी नहीं रुकेंगे। मत समझो आप मेरी बात। अब आज गेहूं अपन घर ला रहे हैं तो घुन तो आएगा ही आएगा, वो अपन को छान के निकालना पड़ेगा। अपन ये चाहें कि घुन के बिना गेहूं आने लग जाए तो वो तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल, तो बहुत कंट्रोल हो गया है अभी। और धीरे धीरे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक पानी की बोतल का ढक्कन होता है, तो उस ढक्कन में आप एक एक चूड़ी टाइट करते हो तो पानी निकलना बंद हो जाता है। अगर आप सिर्फ ढक्कन रखोगे तो उल्टा करोगे तो निकल जाएगा। तो सरकार भी यही कर रही है, धीरे धीरे एक एक चूड़ी टाइट करती जा रही है। तो पहले 2021 में उन्होंने एक FCRA पे रूल लेकर आए, तो कैन यू बिलीव जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, फोर्ड फाउंडेशन, मिशनरी ऑफ चैरिटीज, ग्रीन पीस, सबके FCRA कैंसिल हो गए क्योंकि इन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया। 100 करोड़ रुपए का फंड्स बाहर से लिया और कोई हिसाब किताब नहीं। सरकार ने रूल बना दिया कि 20% से ज्यादा आप एडमिन में खर्चा नहीं कर सकते, आपको 80% समाज सेवा में लगाना पड़ेगा। आप अकाउंट सिर्फ SBI में ही होना चाहिए आपका, वो अपनी मन मर्जी के बैंक अकाउंट खोल लेते थे। और वो भी SBI में कहाँ होना चाहिए, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है ना, उसका जो SBI का मेन ब्रांच है, जहां से होम मिनिस्ट्री का ऑफिस 1 किलोमीटर की दूरी ओह शिट, वहीं होना चाहिए। तो वो जब चाहे रिपोर्ट मंगा लेते हैं किसको कितना FCRA है। तो फिर तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बनता। ऑप्शन नहीं तो सारा। अब आप सोचो कश्मीर में पत्थरबाजी क्यों बंद हो गई? जो आलतू फालतू का जो पैसा आता था जिससे टेररिज्म और नक्सलाइट्स को बढ़ावा मिलता था, वो सब पैसा खत्म हो गया। उन्होंने FCRA पर ही रोक लगा दी कि भाई पैसा ही नहीं आएगा। हमारा FCRA एक्टिव है आज भी, हम खुल के, हमसे कई लोगों ने बोला कि आप FCRA रिन्यूअल मत करो, बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं क्यों नहीं करेंगे? अगर हम गलत काम करेंगे तो सरकार रोकेगी हमें। मेरी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंक्वायरी करी, सब कुछ हुआ और हमें मिल गया सर्टिफिकेट वापस से। तो इसलिए जो अच्छा काम कर रहा है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो एक तो सरकार ने FCRA रूल लिया है, फिर ATG 12A को सबके कैंसिल कर दिए, 100% एनजीओ के कैंसिल कर दिए। उनको बोला आपको चाहिए, आप काम कर रहे हो तो आप वापस से अप्लाई करो, क्योंकि उसकी वापस री इन्वेस्टिगेशन होगी। हाँ, तो एक तो उन्होंने बोला ठीक है यार, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप हमें दो, हम आपको 1 सप्ताह में रिन्यू कर देंगे। तो उन्होंने, तो जितने लाखों एनजीओ जो सिर्फ पेपर पे बने थे वो तो अप्लाई ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है कुछ। तो वो एक तो लाखों में से सिर्फ 10,000 ही एनजीओ बचे, उनको भी हम 15 दिन में दे देंगे। फिर अब उनको बोला कि अब आपको हर 5 साल में रिन्यूअल कराना है, तो हर 5 साल में रिन्यूअल का आप अच्छा काम करोगे, रिपोर्ट देनी पड़ेगी तो रिन्यू हो जाएगा, नहीं होगा तो आप हट जाओगे। तो वो काम कर दिया। फिर सरकार ने एक CSR1 रूल लेकर आ गई, जैसा आपका पैन कार्ड होता है ऐसे CSR1 एक होता है कि जिस एनजीओ के पास CSR1 है सिर्फ वो ही CSR का पैसा ले सकता है, ओके। और कोई ले नहीं सकता। तो CSR1 उसी को मिलेगा जिसकी ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, कंप्लायंसेस पूरी है। तो वो एक नया टाइट रूल कर दिया। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ले आए तो उसका एक, अगर आपको जाना है सोशल मार्केट में तो आप उसके रूल फॉलो करो। मतलब सरकार धीरे धीरे एक एक टाइट करती जा रही है, सारा लीकेजेस को बंद करती जा रही है। आप अगले 5 साल में देखना वही एनजीओ बचेंगे फील्ड में जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वही बचेंगे। और उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली उनको फंड्स मिलता रहेगा। जब आप इतने सारे प्रोसेसेस से निकल के आते हैं, बेसिकली मैं एक चीज समझता हूँ, जितना ज्यादा बड़ा प्रोसेस होता है ना उतना बड़ा कॉस्टिंग होता है।
मतलब आपको एक सिंगल शीट मेंटेन करने के लिए एक आदमी लगेगा, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर इफ वी आर इंक्रीजिंग अ प्रोसेस डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, तो उसमें हमारी मैन पावर्स इंगेज हो रही है, हमारे एसेट्स इंगेज हो रहे हैं, हमारा कैपेसिटी ऑफ वर्किंग इंगेज हो रही है, तो वो कॉस्टिंग इंगेज कर रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या जब ये इतनी प्रोसेसेस गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, तो जो अपन इसके अंदर पैसा लग रहा है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि मेरे घर पे केवल एक सुबह सुबह एक बाई आई, वो झाड़ू पोछा करके चली गई, तो वो मेरे से 2,000 रुपये चार्ज करेगी। बट वहीं पे अगर मैंने पूरे दिन वाली बाई रख ली तो मेरे से महीने के 15,000 चार्ज करेगी। तो वो 3,000 और 15,000 का जो डिफरेंस है, क्या वो हम कॉमन पीपल को दे सकते थे? लेकिन अब वो जब इतने लेंथी प्रोसेसेस हो गए हैं, तो क्या उन प्रोसेसेस के बीच में कुछ डाइवर्जन्स या उनको कुछ इजी करने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, या फिर अपन उन प्रोसेसेस को फॉलो करने के लिए अपने पास वही सारे मतलब एंगेजमेंट्स हैं? जैसे एसबीआई में जब आप सोचो कि आपको दिल्ली में ही बैंक अकाउंट खोलना है, तो सरकार ने क्या करा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वहां पर जो ब्रांच है एसबीआई की, उसको जाके डॉक्यूमेंट जमा करा दो, आपका अकाउंट वहां खुल जाएगा। अच्छा, तो ईज सरकार ध्यान रख रही है। एटीजी 12A के लिए उन्होंने बोला 15 दिन में दे देंगे, तो सरकार ध्यान रख रही है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार आपको सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, अगर आपको कुछ गलत काम रोकना है तो कुछ तो तकलीफ आपको भी होगी। लेकिन जब आप लॉन्ग रन में उस गेम में बने रहेंगे ना, तो वो प्रोसेस हो जाएगा, तो प्रोसेस बन जाएगी और आपको कहीं फिर ना वो कहीं इजी फायदा हो मिल- जाता है। और वो जो रिकवर आपका पैसा जो लग रहा है ना, आज क्या है, ऑडिटर्स की फीस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कंप्लाइंस तो ज्यादा है। लेकिन अगर आपको डोनेशन, सोचो आपके पास डोनेशन ही 1 लाख आता था और उसमें आप सर्वाइव करते, अब आपका डोनेशन ही 1 करोड़ हो गया, बिल्कुल, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस तो परसेंटेज में तो बहुत कम हो गई। तो दैट वे यू कैन ग्रो, आई थिंक। और फिर आप पैशनेट हैं तो यू शुड डू इट। तो बिजनेस के लिए आप करते हैं कि नहीं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते करना हैं, पड़ता है ना। तो बाकी सब चीज बिजनेस तो एनजीओ में क्यों नहीं करेंगे आप? अपार्ट फ्रॉम दिस, जितना आपने मेरे को समझा पाए, मुझे ये बिजनेस नहीं लगता, मुझे ये लगता है सेवा। हाँ, ये बात आपने और सही बोली है कि बिजनेस जो होगा जीएसटी R1 बनना मेरा पर्सनल प्रॉफिट है, लेकिन ये मेरा सेवा करने का मोड है। तो वो जो आपका पर्सनल प्रॉफिट है ना, ये देश का प्रॉफिट है, इसको आप ऐसे लीजिए। तो जो हॉस्पिटल जो काम कर रहा है ना, हॉस्पिटल भी सेवा ही कर रहा है, देखो। तो हॉस्पिटल का जो प्रॉफिट है वो भी समाज का पैसा है। तो कहीं ना कहीं जो भी काम हो रहा है, जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, वो देश के लिए। आप उसको ऐसे समझो, इस समाज, जैसे आपने कोई सोसाइटी बनाई और सोसाइटी में आप सब कॉमन कॉज के लिए काम करते हो। मान लो आप वैशाली नगर व्यापार मंडल के मेंबर हैं, ठीक है, या चित्रकूट व्यापार मंडल के मेंबर हैं, तो जितने भी आपके दुकानदार हैं, जिसमें जो बिजनेस यूनिट चल रही हैं, उन सबका कॉमन बेनिफिट के लिए हम सब, ये सोसाइटी काम करेगी। तो जो भी उसमें डोनेशन आएगा, जो पैसा आएगा, मेंबर्स का पैसा आएगा, लास्ट में कुछ बचेगा, वो तो नहीं प्रेसिडेंट और ट्रेजरार खा जाएंगे उस पैसे को, वो सबके वेलफेयर के लिए होगा। तो ऐसे ही हमें कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम को थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, और इस तरह से हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जब आपने है ना इतना कॉन्सेप्ट एनजीओ को लेके हमारा क्लियर कर दिया, हमारे व्यूअर्स का क्लियर कर दिया, मतलब जो हमारे एक डेली मरहा पे एक जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं जब हम चैरिटी करना चाहते हैं या जब हम डोनेट करना चाहते हैं, तो जो हमारे दिमाग की उपज होती है वो आपने सब मिटा दी। अब मैं बैक टू उसी जगह पहुंचूंगा जहां अपन स्टार्ट किया था, कि आप लोग जब एक किसी हाउसवाइफ को अप्रोच कर रहे हैं या हाउसवाइफ आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो वो किस क्राइटेरिया पे आपके पास अप्रोच लेके आ रहे हैं? वो किस तरीके से, कौन से प्लेटफॉर्म पे? पहले तो आपको किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं? आप उनको जाके ढूंढ रहे हो या वो आपको जाके ढूंढ रहे हैं? ये एक क्वेश्चन रहेगा कि कौन किसको ढूंढ रहा है, आप उनको ढूंढ पा रहे हैं या वो आपको ढूंढ पा रहे हैं? सो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। स्पेशली हम बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, महिला को कैसे करते हैं। तो ऑफ कोर्स जो भी काम करते हैं, पूरा एक प्रोसेस ड्रिवन प्रोग्राम है। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ सामान खरीदा और लोगों को बांट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हमें इसमें डोनर का बहुत बड़ा रोल है कि जो भी इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है उसकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है। मान लो डोनर बोलता है भाई मेरी फैक्ट्री जो है कोटा के रावत भाटा में है, तो आपको वहीं काम करना है। ठीक है। इंडियन ऑयल बोलता है कि साहब मेरी जो रिफाइनरी है वो बिहार के बेगूसराय में है, तो आप वहां काम कर सकते हैं। तो हम जनरली क्या होता है, डोनर की प्रेफरेंस पर ध्यान देते हैं। फिर उसके आसपास जितने भी गांव हैं, कम्युनिटी हैं,
वहाँ हम जाते हैं, हमारी जो मोबिलाइजेशन टीम है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम, तो गांव के सरपंच को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलते हैं। हमारे कुछ फ्लायर्स हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डोर टू डोर। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं वो उसको पढ़ के, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा रहता है, फिर हम ब्रीफिंग भी कर देते हैं। तो वहाँ से फिर हमें, इसमें सिंपल ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर और है कि जब हम कहीं जाते हैं ना नई जगह, तो लोग ये सोचते हैं कोई फ्रॉड है, चिट फंड बिल्कुल कंपनी आ बिल्कुल गई। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, उसमें लिखा है कि आपको किसी भी स्टेज पर किसी भी आदमी को 1 रुपए नहीं देना है। हमारे नाम पर भी कोई मांग रहा है तो आप समझ लो वो हम नहीं है। ठीक है। तो वो भी हम क्लियर करते हैं। फिर जब हमें ये एप्लीकेशंस मिल गई तो हमारी टीम जाकर वेरीफाई करती है और उनको बताती है, देखो हम आपको बिजनेस खुलवाएंगे, लेकिन आपको हर महीने हमें इनकम रिपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा। पैसे हम नहीं देंगे आपको, सामान के पैसे देंगे, आपको हमें वापस भी नहीं करना है। फिर हम जब जब आपके यहाँ पर कोई एक्टिविटी, आपके गांव में हेल्थ कैंप लगाया, फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम किया, तो आपको उसमें सपोर्ट करना है। एज ए वॉलंटियर आपको गांव के लोगों को मोबिलाइज करना है, उनको बुलाना है, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो हम एक तरह से महिला को, हाउसवाइफ को बिजनेस एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको गांव के चेंज लीडर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से पूरा 12 महीने तक प्रोग्राम चलता है। हर महीने मॉनिटरिंग होती है, उनको एक्सपोजर विजिट कराते हैं, फैक्ट्री में लेके जाते हैं, उनको एक दूसरे का नेटवर्क बनाते हैं। जैसे टेलरिंग वाली महिला का पार्लर के साथ कनेक्शन करा दिया, तो जब किसी दुल्हन को तैयार करने की बात आएगी तो उसको लहंगा भी बनेगा, तो टेलरिंग वाली वो काम करेगी, तो प्रॉफिट मार्जिन शेयर करो एक दूसरे के साथ। तो पूरा एक इट्स लाइक ए नेटवर्क, चैनल है पूरा। तो एक क्लस्टर बना देते हैं। तो फिर किसी का अगर पानीपुरी का ठेले का काम है तो उसको पानीपुरी के ठेले का ऑर्डर शादी में लगाने के लिए मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ एवरीबडी वर्क टुगेदर। और उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह बना देते हैं, जिससे वो महीने में 2 महीने में एक साथ मिलने की भी आदत डालें। तो जो महिला घर में सिर्फ घर का काम करती थी, अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी, आज वो 20-25 गांव के लोगों के साथ उसका 1-to-1 नेटवर्क है। तो वो चेंज लीडर बनती है। कई महिलाएं ऐसी हैं, पिछले 5 साल में, 12 में एक महिला है, यू विल नॉट बिलीव, वो एमएलए का चुनाव भी लड़ चुकी है। ओके, यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक महिला हमारी सरपंच है ऑलरेडी, जो भौड़ा कला, गुड़गांव में एक गांव है वहां। दे आर डेवलपिंग। हमने उनको बोला आप यू आर नाउ लीडर, तो आप कुछ भी करो अपने गांव में, अगर आप कुछ करना चाहते हो एंड यू हैव एन एम्बिशंस, व्हाई नॉट यू शुड डू इट। तो अगर कोई ऐसी महिला आगे निकल के आती है तो मैं उसको पर्सनली सपोर्ट करता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ उसको भाई कमाने लायक बना दिया, क्यों नहीं उसको बड़ा लीडर बनाया जाए। और वो अगर वो लीडर बनते हैं तो वो कितने नीचे वालों को पावर कर पाएंगे। तो मैंने आपको 5,500 महिला उद्यमी बताए, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कितना है, कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो जिस महिला ने टिफिन सेंटर खोला तो किसी को खाना बनाने के लिए भी तो लगाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई सप्लाई करने वाला भी रखेगी, सब्जी वाला है तो सब्जी वाले के लिए सब्जी लेकर भी आएगी कहीं से, तो रोजगार 20-25 हजार को बेनिफिट जा रहा है। तो इम्पैक्ट मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है ये। तो इस तरह से हम बेनिफिशियरीज पर पहुंचते हैं। इसी तरह से हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है स्कूल का। तो हम स्कूल में जैसे करियर गाइडेंस जब देते हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है डीईओ, उनको पूछते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को पूछते हैं कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आपके राज्य में, आप बताओ कहाँ करें। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा हमारे ये गांव पिछड़े हैं या इनमें आप कम करो। तो कहीं ना कहीं हम इनपुट जो है, सरकार जो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे सिस्टम के, उनको इन्वॉल्व जरूर करते हैं, जिससे कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक अपने प्रोग्राम को करने में। एक चीज जो हम सबसे अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम काम करते हैं कि हम प्रोसेस के अंदर किसी भी आदमी को, ऐसे आदमी को नहीं इन्वॉल्व करते जो हमें इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे हमें मान लो 10 महिलाओं को सपोर्ट करना है और सरपंच को हमने बुला लिया पहले, तो सरपंच क्या करेगा, वो 10 महिला वो खुद की दे देगा कि इनको करो। हम बोल रहे नहीं, आपका काम रिबन कटिंग करने का है साहब, आपका उद्घाटन, आपकी पंचायत है, सेलेक्ट हम करेंगे। तो दैट्स हाउ वी वर्क। मतलब आप अपने चॉइसेस से, अपने लिमिटेशंस के साथ, अपने क्राइटेरिया पे काम करते हो। और हम उनसे ये जरूर है कि वैलिडेट जरूर करते हैं हम। मान लो जैसे किसी कहीं ना कहीं कोई महिला ने हमें बता दिया ये डिजर्विंग है, हमें पता चल गया, लेकिन क्या वो वाकई डिजर्विंग है, तो हम आंगनवाड़ी वर्कर से पूछेंगे, गांव के 2-4-5 लोगों से भी पूछेंगे कि भाई हम इनकी मदद कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये वाकई ठीक है, तो लोग हाँ बोलते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं उसमें। तो दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम इज रनिंग। और इस तरह से वही महिला जो सिर्फ बिजनेस कर रही है, आज वो गांव के स्कूल का रिनोवेशन भी करवाती है,
क्योंकि हम स्कूल अडॉप्ट करते हैं, आंगनवाड़ी का रिनोवेशन करा देती है, हम बहुत सारा कई बार ऐसी एक्टिविटी आती है जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। क्या आप लोग जब इनसे बिजनेस इनका ओपन करवा रहे हो और आप बता रहे हो कि कुछ फीमेल्स है जो 75,000 प्रॉफिटेबल पर मंथ प्रॉफिट कमा रही हैं, तो क्या उन प्रॉफिट से आपको कुछ डोनेशन आ रहा है? ये तो क्योंकि क्या है, ये CSR का पैसा है। तो हमारा रूल ये है कि आपने जिस बेनिफिशियरी को जो पैसे दे दिए आप वापस नहीं ले सकते। तो हम किसी भी महिला से पैसे वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम ये जरूर प्रमोट कर सकते हैं कि वो दूसरी महिला की मदद कर दे अपने गांव में। ठीक है। सो दैट्स हाउ दे डू इट। लेकिन दे आर नॉट पेइंग डायरेक्टली टू यू। नथिंग दे कैन, क्योंकि नहीं, अगर हमने पैसे लिए तो हमें NBFC या बैंक हो गए, तो हमें बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोऑपरेटिव बन जाएंगे हम। तो वह ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल लाइवलीहुड प्रोग्राम है। ऐसे ही हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है जहां पर हमने क्या 25 महिलाओं का या 30 महिलाओं का एक ग्रुप बना दिया और उन्हीं महिलाओं के नाम से एक कंपनी रजिस्टर कर दी। ठीक है। वो एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है। वो महिलाएं उसकी डायरेक्टर हैं, वो उसकी डायरेक्टर, ट्रेजरर जो भी होते हैं वो सारी पोजीशन है। वो खुद बैंक अकाउंट साइन करती हैं, वो उनका GST नंबर है और वो प्रोडक्ट सेल करती हैं ओपन मार्केट में। और आज उनका बिजनेस भी लगभग 30-40 लाख रुपए पर ईयर का टर्नओवर है उनका। तो ये सब चीजें आपके पास कहाँ से आ रही है कि आप किसी की फॉर्म रजिस्टर करवा देते हो, उनको इतना अच्छा वेलफेयर करके दे रहे हो, उनको इतना अच्छा बना के दे रहे हो, तो ये सब चीजें आपके साथ कहाँ से आ रही है? क्योंकि आप ऐसे देखो, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कार कौन सी दिखती थी मार्केट में? 800 या एम्बेसडर। आज कितनी कार दिखती हैं? आपको पता ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि इनोवेशन इज द की फॉर एनी बिजनेस। तो अगर आपको सरवाइव करना है बिजनेस के अंदर, तो यू शुड कीप डूइंग इनोवेशंस। तो हमें क्या लगता है कि अगर मान लो कोई कंपनी बोलती है मेरे पास 1 करोड़ रुपए रखे हैं, और वो 1 करोड़ रुपए देगी कंपनी जब वो काम को उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे करेंगे या उनकी लोकेशन पे करेंगे। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ नहीं, मैं तो जयपुर में ही रहूंगा, मैं तो आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं जयपुर से बाहर नहीं जा सकता, मेरे को 12 में जाके काम नहीं करना है, तो वो पैसा मेरे लिए नहीं है obviously। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है मैं आपके लिए काम करूँ। देन आई स्टार्ट थिंकिंग, जब 12 में मैं जाऊंगा तो 12 में ऑलरेडी कोई ना कोई तो है ही, उससे अच्छा अगर मुझे बनना है तो आई नीड टू डू समथिंग एल्स। तो आई नीड टू अपग्रेड माई नॉलेज। तो मैं फिर देखता हूँ कि कौन सी चीज करें, जैसे FPO बनाना है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है, और दूसरा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर कोई काम करवाना है, ये सारी चीजें हमें करनी। तो इसीलिए हमने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बनो उद्यमी। तो वो बुक हम क्या करते हैं, बुक हर पंचायत में हर जगह हम लोग दे रहे हैं, और उसके फ्लायर्स हैं वो भी हम जगह बांट रहे हैं। तो उसमें क्या करा हमने, 51 बिजनेस आइडियाज और टॉप 30 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी दी है। तो कोई भी आदमी को अगर ये सीखना है कि भाई मेरे को साबुन बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तो वो कहीं ढूंढेगा जाकर, उसको कुछ नहीं करना है, स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करना है, सीख लो। You've done that innovations। किसी आदमी को एस्ट्रोनॉट्स बनना है, तो कैसे बनूंगा, कोई करियर कोच है ही नहीं है, QR कोड स्कैन करो, एस्ट्रोनॉट्स कैसे बनते हैं, एक सक्सेस पर्सन की स्टोरी देखो, पूरा जान लो कि एस्ट्रोनॉट्स बनने की क्या कहानी। तो ऐसे हमारी दूसरी बुक है 100 करियर ऑप्शंस नाम से, तो 100 QR कोड्स के साथ डिफरेंट वीडियोस दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमने जो रिसर्च की है वो बेनिफिशियरी के लिए एक बुके बना दिया, एक मेन्यू बना दिया। आपको जो करना है आप यहाँ से देख सकते हो। फिर भी अगर आपको और चाहिए, भाई इसमें मेरी चॉइस पूरी नहीं हो रही है, तो हमने एक QR कोड और दिया है कि आप इस पे स्कैन करके हमको अपनी क्वेरी डालो, और आपकी क्वेरी फिर हम स्टडी करेंगे, और लगता है कि ये आदमी हमारी नेटवर्क में नहीं है, तो हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, और वैसा ही आदमी ढूंढेंगे जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, और उसको उस आदमी से कनेक्ट कराएंगे। तो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दी कम्युनिटी। तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश अगर NGO करते हैं तो उनके लिए स्काई इज द लिमिट। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। पहले मैं बार बार इनका नाम लेता हूँ, सदगुरु का, श्री रविशंकर जी का, अन्नपूर्णा फाउंडेशंस का, बाबा रामदेव का। क्योंकि बाबा रामदेव जब सोचो शुरू में जब ये काम किया था तो डोनेशन पे काम करते थे, उनको लगता है भाई डोनेशन आएंगे तो उतने योग गुरु कैंप लगा लेंगे उससे, बट उन्होंने देखा इससे मेरी जिंदगी पूरी नहीं होने वाली है, और मुझे जो FMCG में जो विदेशी कंपनियों ने कब्जा कर रखा है उसको मैं हटा नहीं सकता, क्योंकि वो बोलते स्वदेशी अपनाओ। उन्होंने कंपनी बनाता हूं मैं। आज वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनी है उनकी। तो वो कैसे हुआ, जब उन्होंने उसी चीज को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो बिजनेस के साथ आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो।
बस अंतर इतना है, आपको अगर ऐसा लगता है नहीं मैं ही सारा पैसे कमाऊं, मैं ही खुश रहूं, तो आप प्योरली बिजनेस करो। आपको लगता है नहीं मुझे समाज में लोगों को बढ़ते हुए देखना है, तो आप एनजीओ के साथ बिजनेस करो। सर आपने सारे मिथ्स खत्म कर दिए। आज एनजीओ को लेके हम हमारे व्यूअर्स, ये कॉमन पर्सन्स, जो लोग भी जो सोचते हैं, सारे मिथ डिस्पोज हो चुके हैं। हमको पता है कहाँ कैसे सच अच्छे एनजीओ को अप्रोच करना है, कैसे अच्छा एनजीओ हमको हमारी ट्रांसपेरेंसी दे सकता है। ये सब चीजें क्लियर करने के लिए रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके हमारे नॉलेज को, हमारे व्यूअर्स की नॉलेज को इतना इंक्रीज कर दिया कि अब जब भी हम किसी को डोनेट करने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे तो हम 36 बार उसकी गौर कृपान पकड़ के पूछ पाएंगे कि भैया बता पैसा कहाँ है हमारा। सर आपका बिजनेस को सॉरी बिजनेस बोल रहा हूँ, एनजीओ को आज 12 साल हो गया। मतलब आपने 2013 में आई थिंक इसका फाउंडेशन स्टार्ट किया था। 2013 से 20 तक का एक सफर था जिसके अंदर सोशल नेटवर्किंग नाम की कोई बीमारी थी नहीं। अगर आप मेरे को अंडरस्टैंड है, 2013 से 20 का जो फेज था उसमें सोशल नेटवर्किंग एक्टिव ही नहीं थी, मतलब बहुत रेयर था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सर फ्रॉम 2013 टू टिल डेट यू आर रनिंग अ सक्सेसफुल एनजीओ। क्या फर्क है 2013 से और अभी तक जब आपने एनजीओ रन किया है? तो डिजिटली आप कैसे लोगों को कनेक्ट कर पाते हो, डिजिटली कैसे लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं? क्या आप लोगों ने इसको डिजिटल करने के लिए कैसे इस पे काम किया है? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है प्योर इंडिया ट्रस्ट को इस स्टेज पर लाने में, क्योंकि मैं जब 17 साल कॉर्पोरेट में रहा तो लोग ऐसा सोचते होंगे भाई ये कॉर्पोरेट से आया है, तो कॉर्पोरेट जिन ने नौकरी की होगी, जहाँ दोस्त हैं इसके मिलने वाले हैं, उन्होंने इनको फंडिंग दी होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ मेरा नेटवर्क था, जहाँ मैंने नौकरी करी है, उनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके साथ मेरा अभी टाई अप है। ओके, देयर इज नो कंपनी। और ऐसे भी नहीं है जिन्होंने कहीं इसने करा हो और वो कोई इन्फ्लुएंशियल हो, क्योंकि मैं ऑपरेशन का आदमी था, मैं सीएसआर का आदमी नहीं था कभी। लेकिन मैंने लोगों की नेटवर्क का फायदा उठाया। जितनी जगह मैंने काम किया उन सबसे मैं टच में रहा। मेरे मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग फीचर होता है। मैं जब भी किसी से, जैसे आज भी मैं आपसे भी मिला हूं, तो आपका नंबर मैंने सेव करके ऑलरेडी मेरी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में डाल दिया है। तो मेरे मोबाइल में लगभग 8 से 9 हजार नंबर है। तो मैं जो भी कुछ काम करता हूं उस काम का हर सप्ताह एक ब्रॉडकास्ट जरूर करता हूं, जिसमें कि, और वो काम होता है जो हर बार नया होता है कि भाई आज हमने इतनी महिलाओं को एम्पावर कर दिया, या फिर आज हमने एक नई आंगनवाड़ी का अचीवमेंट्स, तो माइलस्टोन बताते हैं हम। तो उससे क्या होता है, जो आदमी कहीं एक बार कनेक्ट हुआ मुझसे, वो मिल नहीं रहा है मुझसे, कहीं दूर है, लेकिन व्हाट्सएप पर जैसे ही उसको मेरा मैसेज जाएगा तो हाउ प्योर इंडिया। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं से अपन थोड़ा सा रिलेट करेंगे। जहाँ अचीवमेंट्स होते हैं वहाँ फेलियर्स भी होते हैं। डू यू एग्री फॉर? यस यस। केवल अचीवमेंट्स ही डलते हैं, फेलियर्स नहीं डलते? तो हम क्या करते हैं, क्योंकि क्या है, एक तो क्या है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए क्या जरूरी है, तो अचीवमेंट। तो हम इंस्पायर करने के लिए वो चीजें डालते हैं। लेकिन जब भी कोई काम करें तो फेलियर्स भी बहुत आते हैं, तो उसको हम फेलियर नहीं बोल के उसको लर्निंग के रूप में बताते हैं। हाँ। मतलब आई जनरली प्रेजेंट एवरीथिंग इन ए पॉजिटिव सेंस। बिल्कुल। हाँ, तो वो एक चीज हो गई। अब किसी लर्निंग से आप अपने 100%, क्योंकि अगर मान लो, तो ये तो मैंने आपको ब्रॉडकास्ट इसका बताया। दूसरा, आज के जमाने में कहीं भी सक्सेसफुल होना है आपको, तो प्रोफेशनल वेबसाइट है लिंक्डइन। बिल्कुल। तो अब लिंक्डइन पे यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव। तो मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपको कुछ करना है तो 10,000 कम से कम आपके नेटवर्क होने चाहिए। 10,000 मतलब फॉलोअर्स होने चाहिए। मेरे 25,000 है। और ये मैंने कैसे करें, कोई डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं करी है। मैं अपने मोबाइल में जब कहीं जाता हूं, सफर करता हूं, तो कनेक्ट करे, सबको रिक्वेस्ट भेजता रहता हूं। जब दिन में 100 रिक्वेस्ट भेजी तो 10 तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो दैट्स हाउ आई हैव ग्रोन। तो वो जो 25,000 लोगों से नेटवर्क जुड़ा है, जब मैं एक पोस्ट करता हूं तो 1,000 लोग तो देखते ही हैं। 1,000 में से एक आदमी का दिल तो पसीजता ही होगा कहीं ना कहीं। तो वो हमें कहीं ना कहीं, या तो नेटवर्क हमें किसी कंपनी से जोड़ने में मदद करता है, या हमें इंडिविजुअली फंड देने में मदद करता है, या हमारी तारीफ करता है, रीशेयर करता है, तो ज्यादा लोगों तक। तो लिंक्डइन हमारे लिए फायदा हुआ। दूसरा है कि फेसबुक पर लोग सोशल नेटवर्क है, तो फेसबुक पर हम लोग पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे यूथ से जुड़ने के लिए हम करते हैं, जैसे हमें इंटर्न्स मिलते हैं, तो हमें जो इंटर्न चाहिए वो हमें मिल जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये पूरा जो नेटवर्क किया, इसी दौरान क्या हुआ, हमारे पास कुछ इंटर्न्स आए थे। उन्होंने मेरा, जैसे आप आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करा और मैंने जनरल बातें करी और उनको भी अच्छा लगा। मैंने क्या करा, वो वीडियो को मेरे
जो हम यूट्यूब पे डाल दिया, मतलब चैनल नहीं था, सिंपल ऐसे ही डाल दिया और लोगों को पसंद आया। तो फिर मैंने एक और वीडियो डाल दिया तो लोगों को पसंद आया। सो पीपल हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग। तो अब वो एनजीओ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, प्रपोजल लिखना नहीं आता, फंड रेजिंग करना नहीं आता, क्राउड फंडिंग क्या है वो नहीं आता, जो टेक्निकल टर्म्स मैंने बोली थी FCRA 12A ATG 10BD 10BE ये सब चीज नहीं पता, तो बोलते सर हमारी मदद करो। तो वो लोग जुड़ने लगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जब मैं उनकी मदद कर रहा हूं और मैं वो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट भी देख रहे हैं, कॉर्पोरेट डोनर भी देख रहे डोनर्स हैं। भी देख तो रहे यार हैं। ये आदमी खुद के लिए नहीं काम कर रहा है, ये पूरे सेक्टर के लिए, पूरे कम्युनिटीज के लिए। तो दैट्स हाउ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। और बहुत सारे डोनर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से ही मिले। मतलब मेरा कोई, मैंने अगर आप बोलो तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्स पिच नहीं करता हूँ। एक बार अगर मुझे किसी मेरे दोस्त ने, वॉलंटियर्स ने या इंटर्न्स ने किसी कंपनी में बिठा दिया तो ये मेरी गारंटी है 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में उससे मैं पैसे लेकर ही रहता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ उनको। एंड दैट मनी फॉर अ गुड फेथ ना, तो मतलब अपन को भी दुखी नहीं करता कि पैसा हमने अच्छे काम के लिए लिया है, तो सामने देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी खुश तो हमारा प्रेजेंटेशन हमने ऐसे बनाया, हम प्रेजेंटेशन कई बार क्या करते हैं, हम कोई चीज को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाकर प्रेजेंट करते हैं। हम ऐसा बनाते हैं कि आपने हलवा खाया है, है। जो भी काम करा बस आपको मुंह में रखना है, अंदर पेट में जाएगा। अब आप उसको सोचोगे चबाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ये सब कांटे छुरी का काम नहीं है साहब, सीधे पी जाओ। So that's how we have converted our sales pitch into. प्रशांत सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस। Thank you. मतलब आपने आके कुदरत स्टूडियोज में हमारा सच में पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग चेंज कर दिया। Oh my God, thank you. आज हमने सच में जाना कि एनजीओ काम कैसे करते हैं, एनजीओ में ट्रांसपेरेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनजीओ में केवल 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में नहीं होता, एनजीओ में सच में काम होता है, एनजीओ एंटरप्रेन्योरशिप बना सकता है, एनजीओ आपको पैरों पे खड़ा करना सिखाता है। ये सब चीज़ें आपसे जानने के बाद मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को, प्रशांत पाल जी यूट्यूब पे हैं, प्रशांत पाल जी इंस्टाग्राम पे हैं, प्योर इंडिया ट्रस्ट के नाम से ये एक एनजीओ चला रहे हैं। प्लीज़ इनको जितना हो सके उतना कनेक्ट करो, डोनेट करो नहीं करो आपका चॉइस है, मैं नहीं बोलता कि आप डोनेट करो, बट इनको कनेक्ट करो, इनसे समझो कि किस तरह के एनजीओस काम करते हैं, कैसे एनजीओस काम करते हैं, कितने तरह के एनजीओस होते हैं। होगा क्या, जब आपको किसी दिन डोनेट करना होगा, किसी दिन आपको लगेगा कि हमको डोनेट करना चाहिए, उस दिन आपको पता रहेगा कि किस तरह के एनजीओस को हमको डील करना है। तो इनसे कनेक्ट करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो इनसे कनेक्ट करो, इनको समझो, इनके बारे में जानो, इनके वॉलंटियर्स बनो, जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हो उतने लोगों की हेल्प करो। दैट्स इट। थैंक यू प्रशांत सर फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो एंड वी रियली ग्लैड दैट आप आए और आपने हमको आपका प्रीशियस टाइम दिया। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं जनरली अपने मूड से तो करता हूँ, आज आपके माध्यम से होगा तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रियली अप्रिशिएट।